मेरा नाम प्रिया है। ओह शिट! डफर दिखाई भी देता है क्या? बिल्कुल अंधी हो गई हो। मैं अपने घर की नौकरानी सुशीला को बुरी तरह से डांट रही थी जब मेरे डैड सामने आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? क्यों इतना चिल्ला रही है? मैंने कहा डैड, सुशीला को अभी और इसी समय नौकरी से निकाल दीजिए। ये औरत बिल्कुल अंधी है। देखिए ना, इसने मेरी ड्रेस का क्या हाल किया है। सारा का सारा जूस इसने मेरे ऊपर गिरा दिया। इस डफर की वजह से मुझे देर हो गई। सुशीला एक तरफ सर झुकाकर खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। डैड ने कहा, सुशीला, ध्यान से चला करो। तुमने मेरी बेटी की ड्रेस खराब कर दी। उसने कहा, माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। मेरा ध्यान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि प्रिया बेबी इतनी तेजी से चलती हुई आ रही हैं। मैंने कहा, अच्छा तो इसमें मेरी गलती है। मैंने डैड की तरफ देखा और चुटकी बजाते हुए कहा कि इसे अभी और इसी समय यहाँ से निकालिए। ये यहाँ आइंदा काम नहीं करेगी। एक तो मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से कहती है कि मेरा ध्यान नहीं था। बेवकूफ़ औरत। डैड कहने लगी, अच्छा अच्छा, खामोश हो जाओ। सुशीला, चलो तुम जाओ यहाँ से और आइंदा ध्यान से काम करना। उन्होंने कहा कि बेटी, जाओ जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद चली जाना। मैंने गुस्से से मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया है। इस मनहूस की वजह से मुझे देर हो गई। डैड ने कहा कि अच्छा मेरी लाडली बेटी, अब जाओ, गुस्सा कम किया करो। मैं रूम में आई, कपड़े चेंज किए और ड्राइवर के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए चली गई। मैं अपने मॉम डैड की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मेरे डैड मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात थी, मुझे गरीबी और गरीब लोगों से बहुत नफरत थी। यहाँ तक कि मुझे अपने घर पर नौकर भी पसंद नहीं थे। हम लोग बहुत अमीर थे। बचपन से ही मैंने लग्जरी लाइफ जी थी, इसलिए गरीबी और गरीब लोगों से मैं हमेशा दूर रहती थी। जिंदगी में दुख, तकलीफ, पैसे की कमी क्या होती है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। बस इसी लग्जरी जिंदगी ने मुझे खूब बिगाड़ दिया था। मैं घमंडी होने के साथ साथ बदतमीज भी थी। घर में सिर्फ मेरे मॉम डैड थे। उनसे तो मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाहर अगर किसी की भी हिम्मत हो जाती मेरी आंख से आंख मिलाकर मुझसे बात करने की, तो मैं उसे छोड़ती नहीं थी। मेरी फ्रेंड्स भी इतनी अमीर नहीं थी जितनी कि मैं थी, इसलिए मैं हमेशा अपने ही खर्चों पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती रहती थी। पिता का पैसा खूब उड़ाया करती थी। मैं बचपन से ही ऐसी थी, अपने बारे में सोचने वाली, अपना फायदा देखने वाली, दूसरों को नीचा दिखाने वाली, घमंडी, अहंकारी और गुस्सैल लड़की। लेकिन अब मैं जवान हो चुकी थी। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मुझे लगता था कि जिस तरह सारी जिंदगी मेरे मॉम डैड ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक होता है, उसी तरह आगे भी होता रहेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब मेरी जिंदगी कौन से दौराहे पर जाने वाली है और मेरी जिंदगी पूरी की पूरी पलटने वाली है। मेरी बढ़ती हुई बदतमीजियों को देखकर अक्सर मेरे माता पिता मुझे समझाया करते थे कि बेटा, लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखो, लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखो। आखिर तुम ऐसे कब तक लोगों की छोटी छोटी गलतियों पर उनसे लड़ती रहोगी? मैं कहती थी कि डैड, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ रहें, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सच में अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उनके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि एक वही तो थे जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे और उनकी ही बदौलत मुझे अपनी ज़िंदगी में हर सुविधा नसीब हुई थी। महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे होटल में खाना खाना, बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों में घूमना, यही मेरा शौक था और मेरे ये सारे शौक मेरे पिता के होते हुए पूरे हो रहे थे। वक्त गुजरता गया, फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो शायद नहीं आना चाहिए था, या फिर आ भी गया था तो शायद मेरे अपने कर्मों का फल था। आज मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल में, जहां मेरे डैड के बहुत सारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, बिजनेस पार्टनर्स आए हुए थे। तो वहीं पर मेरी सारी फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज भी आई हुई थी। पार्टी में सब लोग मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। आफ्टर ऑल, मैं ब्यूटीफुल ही इतनी थी, हर कोई मुझे देखे बिना, मेरी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता था। पार्टी अच्छी चल रही थी। डैड मुझे अपने सारे रिलेटिव से मिलवा रहे थे और टाइम आया केक कट होने का, जब डैड ने 2 वेटर्स को केक लाने का इशारा किया। हर साल मेरा बर्थडे इसी तरह
आलीशान तरीके से सेलिब्रेट होता था। लेकिन उस दिन कुछ खास बात थी। डैड ने कहा था कि उनके कुछ खास मेहमानों को मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया है, जिनको मैं जानती हूँ और बहुत सालों बाद उनसे मिलने वाली हूँ। डैड ने कहा था कि ये भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अक्सर हर साल बर्थडे पर मुझे दिन से रात हो जाता था। डैड मुझे ढेर सारे सरप्राइजेस देते थे। मैं अपने बर्थडे पर बहुत खुश होती थी, लेकिन अगर किसी से भी थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो मैं पूरा घर सर पर उठा लिया करती थी। डैड की जो मेहमान मेरी बर्थडे पार्टी में आने वाले थे, उन्हें आने में शायद देर हो गई थी। टाइम निकला जा रहा था और हम लोग केक कट करने के लिए जमा हो गए थे। जब वेटर्स मेरा बड़ा और आलीशान केक लेकर टेबल पर रखने के लिए आ रहे थे और अचानक उनमें से एक वेटर का पैर मुड़ा और केक सर्विंग चेयर से गिरकर जमीन पर गिरने लगा। हालांकि उन दोनों ने काफी कोशिश की केक को बचाने की, लेकिन केक डैमेज हो चुका था। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उन पर भड़क उठी। मैंने ये भी ख्याल नहीं किया कि आज मेरा बर्थडे है और यहाँ बड़े बड़े वीआईपी मेहमान मौजूद हैं। मैं गुस्से से अपना गाउन उठाती हुई उन दोनों वेटर्स के करीब गई और दोनों ही वेटर्स को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। मैंने वेटर से कहा कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, तुम लोगों के पैर टूट गए थे क्या? मेरा पूरा केक बर्बाद कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये केक कितने का था? इतने का तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। डैड ने केक मेरी पसंद से ऑर्डर किया था। तभी एक वेटर आगे आया और कहने लगा, मैम वी आर सॉरी, सॉरी माई फुट। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने मेरी पूरी बर्थडे पार्टी का मज़ा ख़राब कर दिया। तभी होटल का मैनेजर आ गया। पहले तो उसने उन दोनों वेटर्स को खूब डांट लगाई। उसके बाद उसने कहा, मैम हम आपके लिए न्यू केक का अरेंजमेंट करते हैं। तभी आगे खड़ा हुआ वेटर, जो नज़र झुकाकर खड़ा हुआ था और उसके हाथ नीचे की तरफ बंधे हुए थे, उसने कहा कि जी मैम, हम अभी अरेंजमेंट करते हैं। मुझे उन दोनों वेटर्स पर बेहद गुस्सा आ रहा था और इस वेटर के बोलने पर मैं खुद पर काबू न कर सकी और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। मैंने कहा, तुम करोगे केक की अरेंजमेंट? तुम्हारी इतनी औकात है, तुम बीच में कैसे बोले? वेटर के थप्पड़ मारने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वहां खड़े सारे लोग मुझे हैरानी से देखने लगे थे। माहौल में गर्मा गर्मी छा गई थी। मॉम डैड मेरी तरफ आए। डैड ने कहा कि बेटा, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दो उसे, जाने दो, उससे गलती हो गई है। मैंने कहा, छोड़ तो मैं इसे दूंगी, लेकिन मैंने मैनेजर की तरफ नज़र डाली और कहा, आइंदा आपके होटल में हमारी फैमिली की कोई भी पार्टी नहीं होगी। हम आपका बायकॉट करते हैं। मैनेजर हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, मैम वी आर रियली सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम अभी अरेंजमेंट करवाते हैं आपके लिए न्यू केक की। मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे कोई केक नहीं काटना। मेरी पूरी बर्थडे पार्टी का सत्यानाश कर दिया है इन लोगों ने। मैं गुस्से से अपना गाउन उठाती हुई गाड़ी लेकर घर की तरफ रवाना हो गई थी और वहां पर सारे लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। फिर क्या मेहमान और क्या डैड के खास मेहमान, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा था। मेरा गुस्सा ऐसा ही था। मैं अपने आगे किसी की हैसियत को कुछ नहीं जानती थी। मेरी पूरी बर्थडे पार्टी बेकार हो गई थी। मैं अपने रूम में जाकर रूम लॉक करके सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली और मैं नीचे हॉल में पहुंची तो मॉम डैड मुझे बेहद परेशान नजर आ रहे थे। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही अचानक उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं सुन नहीं पाई थी कि वो लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। मैंने जब उन लोगों को गुड मॉर्निंग किया तो उनमें से किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और कहने लगी कि डैड, आपने वो होटल बंद करवाया या नहीं? आपको पता है कि कल रात आपकी बेटी की कितनी इंसल्ट हुई है उस होटल के मैनेजर और वहाँ के स्टाफ की वजह से। डैड कहने लगे, प्रिया आखिर तुम्हें क्या हो गया है बेटा? केक स्पॉइल हो गया था, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाता। लेकिन तुम्हें इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मेरे कितने जानने वाले लोग थे। सब तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मैंने कहा, क्या सोच रहे होंगे? जो सोच रहे होंगे सोचते रहें। प्रिया अडानी ऐसी ही है। आखिर हमारे सामने क्या औकात उस होटल की? अरे इतना बड़ा होटल खोल रखा है, मगर वहाँ का स्टाफ नुकसान करने पर तुला हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि आप उस होटल को बंद करवा दीजिए, केस कर दीजिए उस पर। मॉम ने कहा, प्रिया तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है रात तुम्हारी बर्थडे पार्टी में मीडिया वाले भी मौजूद थे। हर तरफ तुम्हारी हरकत की चर्चा हो रही है। तुम अपने डैड की रेपुटेशन खराब कर रही हो बेटा। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पापा को
लोगों का किस तरह से सामना करना पड़ेगा, तुम जानती हो। मैंने कहा, मॉम, आप लोग भी ना गरीबों के साथ बहुत ही हमदर्दी रखते हो। डैड कहने लगे, ऐसी बात नहीं है बेटा, अमीरी गरीबी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें हमारी दौलत पर इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए। तुम हद से ज़्यादा हमारी दौलत पर घमंड करती हो। अगर ऊपर वाले को ये बात बुरी लग गई तो तुम जानती हो क्या होगा। मैंने कहा, डैड, आपकी बेटी सोने की चिड़िया है। मैं बचपन से ही प्रिंसेस हूँ और हमेशा प्रिंसेस रहूंगी। हमारे पास इतनी दौलत है, ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कहाँ से हमारी दौलत को ख़त्म करे। इतना कहकर मैं वहाँ से हंसती हुई उठ गई थी। मैं जानती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरी हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे, मगर मैं उनकी लाडली बेटी थी और बेहद ही ज़िद्दी थी, इसलिए वो मुझे चाहकर भी कुछ नहीं समझा सकते थे। लेकिन अब वो मुझे काबू में करने के लिए एक प्लान बना रहे थे और वो प्लान जल्द ही मेरे सामने आने वाला था। जब कुछ दिन गुजर जाने के बाद अचानक डैड की तबीयत खराब हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। डैड को ऑफिस में हार्ट अटैक हुआ था, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डैड की कंडीशन ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। मॉम तो डैड को देख देख कर बहुत रो रही थी। मैं भी परेशान थी। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। मुझे लगता था कि हमारे पास इतना पैसा है, हम डैड का इलाज करवाकर उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। वो सब जो पैसे की ताकत से नहीं, बल्कि ऊपर वाले की ताकत से होता है। डैड कई दिन अस्पताल में रहे थे। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन बेहतर होने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोग उन्हें कोई और महंगे हॉस्पिटल में लेकर गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। मॉम मेरे पास आई और कहने लगी, प्रिया, तुम्हारे डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। वो मुझे डैड के रूम में ले गई थी। डैड बेहद ही कमज़ोर हो गए थे। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन एक हैरानी की बात यह थी कि वहाँ रूम में एक लड़का मौजूद था, एक जवान लड़का जिसे मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था। डैड ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहने लगे कि प्रिया बेटी, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरी बहुत लाडली है। बेटा, मेरा अंतिम समय चल रहा है, मेरा बहुत कम समय बचा है, लेकिन मेरी जान तुम में अटकी हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर दूँ। मैं डैड की बात समझ नहीं सकी थी। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डैड ने कहा कि नहीं बेटा, अब नहीं। उन्होंने तकलीफ भरी आवाज़ में कहा कि इनसे मिलो, ये है तन्मय। ये एक बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है, हमारी ही कंपनी में एम्प्लॉय है। मैंने एक नज़र उस लड़के पर डाली जिसकी शक्ल अच्छी थी और वो लगभग मेरी ही उम्र का था, लेकिन कपड़ों का गेटअप थोड़ा अजीब था, मामूली से साधारण कपड़े। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि डैड मुझे उसका इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं। फिर आगे जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। उन्होंने कहा, प्रिया, तुम जानती हो मैंने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? ये मेरी कंपनी का सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा एम्प्लॉय है, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूँ, जो मेरी बेहद इज्जत करता है, एक पिता की तरह। मैं जानता हूँ जो मेरी इतनी इज्जत करता है, मेरी कंपनी में ईमानदारी से काम करता है, वो कभी भी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, उसके साथ भी अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाएगा। डैड के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर कभी डैड को देख रही थी तो कभी इस लड़के को देख रही थी, जबकि वो खामोशी से अपने दोनों हाथ बांधे हुए नजर झुकाकर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी तन्मय के साथ करवाना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी तरह तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे फैसले से इनकार नहीं करोगी। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारा हर लाड उठाया। अब जब तुम्हारा पिता जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ है, तो तुम जल्द से जल्द अपने पिता के इस फैसले को स्वीकार करके मुझे सुकून की मौत मरने दो। तुम्हें किसी ईमानदार इंसान के हाथ में देकर मैं सुकून से मर सकूंगा। डैड की बातें सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने हकलाती हुई आवाज में कहा कि डैड, लेकिन मॉम ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, उसे हल्का सा दबाया और आंखों का इशारा दिया, जैसे कह रही हूँ कि बात मान जाओ। मेरी आंखों में आंसू थे, हैरानी थी। फिर एक और झटके ने मुझे हिलाकर रख दिया।
डैड ने कहा कि प्रिया बेटी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तन्मय से तो मैं बात कर चुका हूँ, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तुम भी जल्दी से अपना जवाब हाँ में दे दो, ताकि मैं अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने जीते जी तुम्हारा कन्यादान कर सकूं और तुम्हारी शादी अपनी आंखों के सामने देख सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी आज ही हो, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटा, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। तन्मय से शादी कर लो, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं हैरान नज़रों से डैड को देख रही थी और वो लड़का डैड की तरफ देखकर कहने लगा कि सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं प्रिया जी से शादी करने के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन आपको हमारी शादीशुदा ज़िंदगी देखने के लिए ज़िंदा रहना होगा। मैं तो जैसे घबरा ही गई थी, मेरे होठों से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। डैड मुझसे जवाब मांग रहे थे और सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरे पास सोचने का भी टाइम नहीं था। धीरे धीरे डैड की सांसें उखड़ रही थी। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी आंखों से मेरी शादी देख सकें, और तो और उन्होंने मेरे लिए लड़का भी सिलेक्ट कर लिया था। मॉम भी मुझ पर प्रेशर बना रही थी कि अपने डैड से कहो कि तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो। चारों तरफ से मुझे आवाज़ें गूंजती हुई नजर आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है, अब हम कुछ नहीं कह सकते। फिर मजबूरन मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ गई थी, क्योंकि इस समय मुझे मेरे डैड के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर 1 घंटे बाद ही हॉस्पिटल के उस कमरे में मेरी तन्मय खुराना के साथ शादी हुई, जहां मेरे डैड मौजूद थे। तन्मय का तो कोई भी नहीं था, लेकिन 2 गवाह और वकील की मौजूदगी में डैड के सामने हमारी शादी हुई। एक अजीब सी शादी, जिसमें ना कोई धूमधाम थी, ना कोई शोर शराबा था। मैंने नहीं सोचा था कि कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा और मेरी शादी इतनी सादगी से होगी। जहाँ हमेशा मेरे शौक पूरे हुआ करते थे और मैं हमेशा आसमान पर उड़ती रहती थी, अब धीरे धीरे मेरे कदम ज़मीन पर आने वाले थे। ये मैं नहीं जानती थी। तकदीर ने मेरे साथ ये कैसा खेल खेला था, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी शादी तन्मय के साथ हो गई। उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया था। डैड की आंखों के सामने उनकी बेटी की शादी हो गई। उन्होंने सुकून से आंखें बंद की, उनके दिल को तसल्ली मिल गई थी और उन्होंने हम दोनों के सर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रिया बेटा, हमेशा तन्मय के साथ रहना, इस रिश्ते को कभी ख़त्म मत करना, मुझसे वादा करो। मैं अभी कुछ कहती, इससे पहले ही डैड की सांसें उखड़ने लगी और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मॉम ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, डॉक्टर, डॉक्टर, डैड उठिए ना। तन्मय भी डैड को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो सका। डैड हम सबको छोड़कर जा चुके थे। हम सब रो रहे थे और फिर हम डैड को लेकर घर आ गए थे। शहर के बड़े बड़े लोग, मीडिया रिपोर्टर्स, नेता, बिजनेसमैन और भी न जाने कितने सारे लोग मेरे डैड के क्रियाक्रम में शामिल हुए थे। डैड के जाने के बाद तो जैसे सब कुछ बहुत अजीब और खाली खाली सा लग रहा था। तन्मय हम लोगों के साथ ही था और हमें तसल्लियां दे रहा था, लेकिन अभी तक मैंने उससे बात नहीं की थी। डैड का बिजनेस संभालने का फैसला मैंने किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब मेरी शादी हो चुकी है। डैड की मृत्यु हुए 3 दिन गुजर चुके थे। पिछले 2-3 दिन से तन्मय भी हमारे घर पर नहीं आया था और चौथे दिन मैं सुबह सवेरे तैयार होकर नाश्ता करने के बाद डैड के ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि डैड के जाने के बाद अब उनके बिजनेस को उनकी बेटी संभालेगी। वैसे तो मैं ज़्यादा उनके ऑफिस नहीं गई थी और ना ही कारोबार के बारे में ज़्यादा कुछ जानती थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, आखिरकार उनकी इकलौती बेटी नहीं संभालेगी तो फिर कौन संभालेगा। मैं जैसे ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे की तरफ आई, तो मॉम ने मुझे देख लिया और कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो प्रिया? मैंने कहा, मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज से डैड की जगह मैं उनका ऑफिस संभालूंगी। मॉम ने मुझे हैरानी से देखा और कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम्हें अपनी ससुराल जाना चाहिए, ना कि अपने डैड के ऑफिस। और रही तुम्हारे डैड के ऑफिस की बात, तो अभी कुछ दिन तक कंपनी नहीं खुलेगी। अभी पूरा स्टाफ तुम्हारे डैड की मौत का शोक मना रहा है। फिलहाल तो तुम्हें अब अपनी ससुराल चले जाना चाहिए। मैंने तन्मय को फ़ोन करके बुला लिया है, वो आकर तुम्हें ले जाएगा। शादी के बाद बेटी की असली जगह उसके पति का घर होती है।
मॉम की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं कि मैं उस तन्मय के घर जाऊं? आर यू सीरियस? मॉम कहने लगी कि हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। मैंने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर यही है और मैं हमेशा हमेशा यहीं रहूंगी। मॉम कहने लगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या तुम अपने डैड के अंतिम समय में किया हुआ वादा भूल गई हो? अब रिश्ता निभाने के लिए तुम्हें उसके घर जाना ही पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा। मैंने कहा, मॉम, मैं जानती हूँ मेरी उसके साथ शादी हुई है। मैंने लापरवाही से कहा, वो चाहे तो यहाँ आकर रह सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मेरी उसके साथ शादी हो गई है, मुझे जैसे तैसे उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके घर जाने का रिस्क नहीं ले सकती। मॉम कहने लगी, क्यों नहीं ले सकती? हर लड़की शादी के बाद अपने पति के घर जाती है और तन में खुददार इंसान है। तुम चाहती हो कि वो घर जमाई बनकर हमारे घर में रहे? वो कभी यहाँ नहीं आएगा। तुम जानती हो कि खुददार लड़के कभी भी घर जमाई बनने पर राजी नहीं होते। वो इज्जत से तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में रखना चाहता है। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता है। मैंने कहा, नहीं मॉम, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। मॉम कहने लगी कि पागल मत बनो, थोड़ी देर में तन में आता ही होगा। मैं नौकरानी से कहकर तुम्हारी पैकिंग करवा देती हूँ। इतना कहकर मॉम वहाँ से चली गई और मैं गुस्से से उन्हें देखती रह गई। मैंने अपना सर पीट लिया। ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं उस घटिया इंसान के साथ रहूंगी जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। 1 घंटे के बाद तन्मय हमारे घर आ गया था और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने मॉम को बहुत कहा था कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर उन्होंने डैड की बातें याद दिलाकर इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया और मुझे ज़बरदस्ती तन्मय के साथ भेज दिया। मैं जैसे ही बंगले से बाहर निकली तो अपनी कार में बैठने के लिए ही जा रही थी, जब तन्मय ने कहा कि प्रिया जी, हम लोग टैक्सी से जाएंगे, आपकी कार से नहीं। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, व्हाट, आर यू मैड? प्रिया अडानी टैक्सी से जाएगी? व्हाट रबिश! टैक्सी में बैठना तो दूर, कभी मैंने टैक्सी को अपने करीब से भी नहीं देखा। जिस तरह से तुम जैसे गरीब इंसान ने मेरी ये बड़ी गाड़ी कभी अपने करीब से भी नहीं देखी होगी। इतना कहकर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई और मैंने कहा कि मेरा सारा सामान मेरी गाड़ी में रख दो और ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बता दो। मैं ड्राइवर के साथ आ रही हूँ, तुम टैक्सी से आते रहना। अब जबकि मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, इसलिए उसने मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया और खुद टैक्सी से आ गया। अब एक से एक नई चौंकाने वाली बात मेरे सामने आ रही थी। कुछ ही देर का सफ़र तय करने के बाद गाड़ी एक बहुत पुराने और गंदे मोहल्ले की तरफ जा रही थी। मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर का नज़ारा देखा तो जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद कर दिए, क्योंकि बाहर की नालियों से बदबू आ रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, ये तुम कैसी गंदी जगह पर मुझे लेकर आ गए हो? ड्राइवर ने कहा कि मैडम, तन्मय साहब का घर यहीं पर है, उन्होंने हमें यहीं का एड्रेस दिया है। ड्राइवर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींच ली और फिर गाड़ी एक छोटे से घर के करीब आकर रुकी। ड्राइवर ने कहा कि मैडम, आप अभी बैठी रहिए, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, हमें तन्मय साहब के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने दिल ही दिल में कहा कि सारी ज़िंदगी मैंने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया, अब उस छछूंदर का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से बैठी रही और अपने गुस्से को कंट्रोल करती रही। फिर वो आया और उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा एक पुरानी चाबी से खोला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मैंने चारों तरफ देखा। ये बहुत ही पुराना और गरीबों से भरा मोहल्ला था। इसे देखकर मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से बहुत छोटा था। अंदर 2 कमरे बने हुए थे और एक छोटा सा हॉल था। तन्मय ने मेरा सामान पकड़ा हुआ था। वो मेरा सारा सामान लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं घर को चारों तरफ से देख रही थी। इस घर के अंदर आते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। 2 कमरों का ये मामूली सा घर मेरे बड़े आलीशान घर के एक कमरे से भी छोटा था। मैं हैरानी से इस घर को चारों तरफ से देख रही थी। इस घर में सीलन की बदबू आ रही थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि तन्मय मुझे बड़ी खुशी से देख रहा था और कहने लगा कि आइए आइए प्रिया जी, बैठिए, ये आपका ही घर है। आज से आप इस घर की गृह लक्ष्मी हैं। मैंने कहा, मैं इस घर में रहूंगी, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहते हो? उसने कहा कि जी, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लेकिन अब से मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है। मैंने उसे चिल्लाकर कहा,
ये क्या लगा रखा है, गृह लक्ष्मी धर्मपत्नी? मैं अभी और इसी समय अपने घर जा रही हूँ। मेरा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। यहाँ पर कितनी गर्मी है, एक एसी भी नहीं है। और ये घर कितना छोटा है। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। तुम कैसे रह लेते हो यहाँ पर? मैं दरवाजे की तरफ आई और मैंने ड्राइवर को आवाज़ लगाई, लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गई कि ड्राइवर तो वहाँ से जा चुका था। तन्मय मेरे पास आया और कहने लगा कि प्रिया जी, इस घर में भले ही आपको आपके बंगले जैसा सुकून न मिले, लेकिन यहाँ आपको इज्जत और मोहब्बत भरपूर मिलेगी। मैंने कहा कि बकवास बंद करो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये मत सोचना कि अपने डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली है, तो तुम जितनी चाहे बकवास मेरे साथ कर लोगे। मैं गुस्से से चलती हुई एक कमरे में आ गई थी, जहाँ पर एक छोटा सा पुराने टाइप का बना हुआ बेड पड़ा हुआ था। एक अलमारी थी, एक ड्रेसिंग और एक छोटा सा सोफा साइड में पड़ा हुआ था। ये कमरा बेहद छोटा था। एक पुराने जमाने का पंखा छत पर लटक रहा था, जिसे खोलने पर वो ज़ीरो की स्पीड के साथ चल रहा था। उसकी हवा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी घर में नहीं, बल्कि कैद खाने में आ गई हूँ। काफ़ी देर तक मैं उस कमरे में बैठी रही। तन्मय कमरे में नहीं आया था। मैंने मोबाइल उठाया और मॉम को फ़ोन किया। मॉम, अभी के अभी ड्राइवर को यहाँ भेजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये घर बहुत छोटा है और यहाँ मेरी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मॉम के शब्दों ने तो मुझे हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा, तो तुमने ये सब कहने के लिए मुझे फ़ोन किया है? मुझे लगा कि अपनी ससुराल में जाकर ससुराल पहुँचने का एक्सपीरियंस तुम मुझे बताओगी। बेटा, अब वही तुम्हारा घर है। देखो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। तन्मय बहुत अच्छा लड़का है। हर इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तुमने सारी ज़िंदगी यहाँ बहुत लाड प्यार में गुजारी है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने के बाद सब कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन अब तुम्हें उस घर को ही अपना मानना होगा। धीरे धीरे तुम्हें वहाँ की आदत पड़ जाएगी। अभी मैं मॉम से आगे कुछ कहती, उन्होंने कॉल कट कर दी। मॉम के ऐसे बिहेवियर पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उनकी बेटी इतनी तकलीफ में थी और उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी थी। मैं तो हैरान रह गई थी। गुस्से में मैंने अपना मोबाइल बेड पर पटक दिया और दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी, डैड, आपको मेरे लिए एक यही लड़का मिला था। मैंने सोचा कि डैड की आखिरी विश पूरी करने के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? काफी समय मुझे कमरे में बैठे बैठे बीत चुका था। फिर मुझे भूख लगने लगी। मैं उठी और कमरे से बाहर निकली। तन्मय किचन में मौजूद था। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उसके करीब गई। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है, यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? उसने कहा कि जी जी, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। हालांकि ये सब पत्नी के कर्तव्य होते हैं कि वो ससुराल पहुंचने के बाद रसोई संभाले, अपने पति को खाना बनाकर खिलाया करे। कोई बात नहीं प्रिया जी, मैं जानता हूँ कि आपने ये सारे काम कभी नहीं किए हैं। मैं तो हमेशा से ही खाना बनाता आया हूँ। अकेला हूँ ना, इसलिए मैंने अपने हाथों से बहुत ही टेस्टी सी दाल चावल बनाए हैं। चलिए आप बैठिए, मैं भी आपको खाना सर्व करता हूँ। मैंने कहा, दाल चावल? मैं मुंह बिगाड़ते हुए बाहर सोफे पर आकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद वो 2 प्लेट लेकर आया। उसने एक मेरे सामने रख दी और दूसरी अपनी रखकर खाना शुरू कर दिया। दाल चावल देखकर तो मेरे गुस्से का पारा हाई हो गया था। ऐसा खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया था और इस समय मुझे बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। ये खाना मुझे बहुत अनहाइजीनिक लग रहा था। इस घर का माहौल देखकर मेरा सर चकरा रहा था। मैंने गुस्से से प्लेट उठाई और जमीन पर दे मारी। मुझे इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर तन्मय ने कहा, क्या हो गया है प्रिया जी, आपको दाल चावल पसंद नहीं आए? मैंने कहा, तुम ही खाओ ऐसा घटिया खाना। मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ अपने घर में, यहाँ अब और नहीं रह सकती। मैं इतना कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी जब तन्मय ने आवाज लगाकर कहा कि आप अपने पिता से किया हुआ वादा भूल रही हैं। आपको याद रखना चाहिए कि ये शादी आपके पिता ने करवाई थी और आपसे वादा लिया था कि आपको सारी जिंदगी इस रिश्ते को निभाना होगा। ये सुनकर मैंने आंखें गुस्से से बंद की और मुट्ठियों को मजबूती से बंद कर लिया और फिर पलटकर दंदनाती हुई उसी कमरे में आ गई थी। भूख की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। तन्मय ने दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, लेकिन यहाँ का पानी भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं यहाँ आकर हर तरफ से परेशान थी और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा था
कि अपने मॉम डैड के घर में मैंने कितना अच्छा समय बिताया है। आधी रात के समय अचानक कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैं जागी रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि तन्मय ने खाना ऑर्डर करके मंगवाया था और कहने लगा कि ये आपके लिए है। पहले दिन मैं अपनी पत्नी को भूखा नहीं छोड़ सकता। आज तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गया हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं रोज़ रोज़ बाजार का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अब आपको मेरे घर के खाने की आदत डालनी होगी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और गुस्से से उसके हाथ से खाना छीनकर कमरे में जाकर खाने लगी थी। अब बस जिंदगी में दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। तन्मय मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती थी। उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। हालांकि वो मेरे डैड की कंपनी में ही नौकरी किया करता था। मैंने उससे कहा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे डैड का बिजनेस देखना होगा। उसने मुझे ऑफिस जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैंने उसे घर पर ही बोल दिया था कि तुम वहाँ ऑफिस में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों की शादी हो गई है। उसने सर झुकाकर कहा था कि ठीक है, लेकिन अगर आप बता भी देंगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। अभिनव अडानी की बेटी तुम जैसे एम्प्लॉय की पत्नी है, ये बात जब लोगों को पता चलेगी ना तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, समझे। उसने नज़र झुका ली थी और कहने लगा कि ठीक है। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने वहाँ का सारा काम संभाल लिया था, लेकिन ऑफिस जाना भी मेरे लिए आसान नहीं था। पहले मुझे फ़ोन करके ड्राइवर को घर बुलाना पड़ता था। हालांकि तन्मय को मैं अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर नहीं लेकर जाती थी। उसे तो मैं जितना हो सके घर में भी इग्नोर करती थी और ऑफिस में भी, और बात बात पर गरीब होने के उसे ताने दिया करती थी और उसकी इंसल्ट किया करती थी। इसी तरह से 1 महीना बीत चुका था। तन्मय के घर में मुझे बेहद गर्मी लगती थी। मेरे डैड की कंपनी में उसकी सैलरी सिर्फ 70,000 रुपये महीना थी, जिसमें उसे लाइट का बिल, गैस का बिल, घर के राशन का खर्च, ऑफिस आने जाने का किराया और बाकी भी बहुत सारे काम करने होते थे। लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसके घर में आकर गर्मी से बेहाल हो रही हूँ, तो शादी के बाद पहली सैलरी मिलते ही उसने रूम के लिए एसी खरीदा। उसने कहा कि ये मैंने आपके लिए लगवाया है, आपको बहुत गर्मी लगती है ना, अब आप आराम से कमरे में रह सकती हो। वो तो ऐसी लगवाकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे मेरे लिए घर में एयर कंडीशन नहीं बल्कि कोई चांद तारे तोड़कर ले आया हो। मैंने कहा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और हाँ, मेरे साथ ज्यादा हंसकर बात करने की भी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे लिए नाम के पति हो। सिर्फ अपने पिता की खातिर मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में बंधी हुई हूँ, वरना तो मैं तुम जैसे गरीबों को देखना भी पसंद नहीं करती। तुम्हारे साथ रहना तो दूर की बात है, और ध्यान रखना, ज्यादा मेरे करीब आने की या मेरे साथ हंसकर बात करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर वो शर्मिंदा हो गया था और कहने लगा कि आप मेरी पत्नी है और मेरा आप पर पूरा हक है। मैंने हुंकारते हुए कहा कि हक, माई फुट। भूल रहे हो कि जिस कंपनी में तुम काम करते हो ना, मैं उसकी मालकिन हूँ, और आज जो सैलरी के पैसे तुम घर लेकर आए हो वो भी मैंने ही तुम्हें दिए हैं। इसलिए मेरे साथ ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो। तुमसे शादी करना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। अगर डैड चाहते तो मेरी शादी किसी अमीर फैमिली में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी किस्मत ही फोड़ दी। मैं जानती थी कि मेरी कड़वी बातें तन्मय के दिल में तीर की तरह लगती हैं, मगर वो भी मजबूत इंसान था, कभी पलटकर मुझे कुछ कहता ही नहीं था। जैसे मेरे शब्द उसे छूते ही नहीं हैं। मैं ऑफिस में भी उसके साथ एम्प्लॉय जैसा ही व्यवहार करती थी, और अभी तक किसी को नहीं पता था कि मेरी शादी उसके साथ हो गई है। एक दिन ऑफिस का ऑफ था जब अचानक घर के दरवाजे पर बेल हुई। तन्मय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी फ्रेंड्स खड़ी हुई थी, जिनको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आखिर उन्हें कैसे पता चल गया था कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मेरी 3 सहेलियाँ संजना, प्राची और ऋचा। तन्मय ने उनको घर के अंदर आने के लिए कहा। जब उन लोगों का मेरे साथ सामना हुआ तो वो कहने लगी, अरे प्रिया, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि हाँ, वो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया। तुम लोगों को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? प्राची ने कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? यहाँ से 2 घर छोड़कर मेरे घर की मेट का घर है। तुम अक्सर मेरे घर आती जाती रहती थी, इसलिए मेरी मेट तुम्हें जानती है। उसने तुम्हें यहाँ आते जाते देखा और जब आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि तुम्हारी तो इन साहब के साथ शादी हो गई है। उसने तन्मय की तरफ इशारा करते हुए कहा।
प्राची बोली, पता है, मुझे तो अपनी मेड की बात सुनकर विश्वास भी नहीं हुआ था, मगर वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रही थी कि मैडम, मैंने आपकी सहेली प्रिया जी को ही उस घर में रहते हुए देखा है। फिर भी हम लोगों से नहीं रहा गया, तो हम लोग तुम्हारी मॉम के पास गए। उन्होंने बताया कि ये बात सच है, तुम्हारी शादी हो गई है। अरे यार, इस इंसान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपनी शादी में भी हमें बुलाना गवारा नहीं समझा और हमें बताया भी नहीं कि तुम यहाँ रह रही हो। वो लोग मेरी मजाक बनाने वाले अंदाज में हंस रही थी और पूरे घर को अजीब अजीब नजरों से देख रही थी। कहने लगी, आखिर इस लड़के में तुम्हें ऐसा भी क्या नजर आ गया था कि अपने घर की लग्जरी लाइफ छोड़कर तुम यहाँ बदबूदार बस्ती में रहने आ गई हो। वैसे लड़का तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी थी। उन लोगों की मजाक सुनकर मेरा खून खौल रहा था। मैं उन लोगों से कुछ नहीं कह सकी थी, क्योंकि जानती थी कि अगर कुछ कहूंगी तो आगे फिर मेरा वो और मजाक बनाएंगी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इस तन्मय पर आया था, जो उन लोगों से कहने लगा कि बैठिए बैठिए, आप लोग हमारे घर पर पहली बार आई हैं। वो भी सोफे पर बड़ी शान के साथ विराजमान हो गई थी और घर को चारों तरफ से देख रही थी। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है तन्मय को जलील करने का। वैसे भी ये शादी भले ही मेरे पिता ने करवाई है, लेकिन अगर ये इंसान खुद ही तंग आकर मुझे छोड़ दे तो शायद मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। मैंने भी हंसते हुए कहा कि अरे हाँ हाँ, बैठो ना तुम लोग। ये देखो, ये है तन्मय खुराना, मेरे पति, एक मामूली से एम्प्लॉय जो मेरे ही डैड की कंपनी में 70,000 रुपये महीने की सैलरी पर काम करता है। तुम लोगों को पता है, इस इंसान से शादी करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे डैड की अंतिम ख्वाहिश थी और डैड की वजह से ही मुझे इस इंसान के साथ रहना पड़ रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी सहेलियां खामोश हो गईं। मैंने नोटिस किया था कि उन लोगों के सामने तन्मय की अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है और वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। मैंने कहा, तन्मय, मेरी फ्रेंड्स आई हैं, इन लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। तो वो शर्मिंदा होते हुए किचन में चाय बनाने के लिए चला गया था। रिचा ने हंसते हुए कहा कि यार, तुम्हारी जिंदगी पर तो हमें हंसी आ रही है, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर मैंने उन तीनों को अपनी पूरी कहानी बताई, जिस पर वो तीनों कहने लगीं कि अच्छा ये बात है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ यार, तुम ऐसे इंसान को कहाँ डिजर्व करती हो, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। थोड़ी देर के बाद तन्मय चाय लेकर आ गया था। मेरी फ्रेंड्स कहने लगीं कि यार, बड़ा अफसोस हो रहा है तुम्हारी किस्मत पर, लेकिन तुम्हारे पति पर तरस भी आ रहा है कि तुमने तो इसे नौकर बनाया हुआ है। वो खड़ी हुई और कहने लगी, हम चाय तो नहीं पियेंगे तन्मय जी, लेकिन आपका तमाशा देखने के लिए यहाँ आते रहेंगे, क्योंकि धूल के बीच में फूल खिलते देखने का अलग ही मजा है। इतना कहते हुए वो हंसकर वहां से जाने लगी। मैं भी उनकी बात पर हंस रही थी। तन्मय शर्मिंदा हो रहा था। अब मैं उसे हर दूसरे तीसरे दिन ताने देती थी, उसे अपने साये से भी दूर रखती थी, बेवजह उस पर गुस्सा करती थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके मॉम के पास चली जाती थी। मगर मॉम के पास जाने का कोई फायदा नहीं होता था। वो मुझे समझा बुझाकर वापस उसी घर में भेज दिया करती थी। डैड का बिजनेस अभी भी मैं संभाल रही थी। मीटिंग के दौरान क्लाइंट से मुझे पता चला था कि डैड काफ़ी समय से एक बहुत ही बड़ी कंपनी खरीदना चाहते थे। ये उनका सपना था, लेकिन डैड के मरने के बाद उनका बिजनेस धीरे धीरे लॉस में जा रहा था, क्योंकि मैं इस तरह से काम नहीं कर पा रही थी जैसे डैड किया करते थे। तन्मय ये सब कुछ देख रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि हमारी कंपनी कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बंद हो जाए, क्योंकि प्रिया जी आप कंपनी को ठीक से नहीं चला रही हैं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कंपनी को किस तरह से चलाना है और किस तरह से नहीं। तुम सिर्फ हमारी कंपनी में नौकरी करते हो और नौकर नौकर ही रहता है। उसने कहा कि आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी सर की कंपनी को इस तरह से डूबने नहीं दूंगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर क्या करना चाहते हो तुम? मलेशिया से कुछ क्लाइंट्स कल मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। कल मैं बिजी रहूंगी, इसलिए कल हो सके तो ऑफिस में ज़्यादा देर तक काम करना। मेरी बात पर उसने कहा कि आप मलेशिया के लोगों की मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। मैंने उसकी बात सुनकर फौरन उसकी तरफ पलटकर देखा और कहा, क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? उसने कहा कि मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, मैं आपके फ़ायदे के लिए आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग पहले भी हमारी कंपनी में मीटिंग करने के लिए आ चुके हैं और वो लोग हर बार कम बजट में प्रोजेक्ट डन करना चाहते हैं।
उन लोगों को पता चला है कि अब आप कंपनी की बॉस हैं, तो इसलिए वो एक बार वो आपको भी ट्राई करना चाहते हैं। देखिए, इस तरह से हमारी कंपनी और ज़्यादा लॉस में चली जाएगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने फिर से तन्मय को झिड़क दिया था और उसकी बात ना मानते हुए मलेशिया के लोगों के साथ मीटिंग तो की ही थी, लेकिन उनको अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट भी दे दिए थे। मगर फिर कुछ समय के बाद वही हुआ जैसा तन्मय ने कहा था। हमें काफ़ी लॉस हो चुका था और इस लॉस से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मैं अपने डैड का सपना पूरा करना चाहती थी और अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की और ज़्यादा ब्रांचेस खोलना चाहती थी, जो कि मेरे डैड का सपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मेरे पास इतना बजट नहीं था और जो बजट था वो सभी शेयर्स में जा रहा था। तन्मय ने कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी सब कुछ बेहतर हो सकता है अगर आप मेरी बात मान जाए तो। मैंने एक ठंडी नज़र उस पर डाली और कहा, तो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि अब आप कुछ नहीं करेंगी, जो करूँगा वो मैं करूँगा। मैंने कहा कि नहीं, एक मामूली से एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में पूरा पूरा हक काम करने का नहीं दे सकती। ऐसे वहाँ के लोगों को शक हो जाएगा। माना कि तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन मैं किसी के सामने ही ये बात जाहिर नहीं करना चाहती। उसने कहा, आप ठीक कह रही हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी पति स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन आप मुझे मैनेजर बना दीजिए। मैं आपके साथ मिलकर काम करता रहूँगा और आपको समझाता भी रहूँगा। मैंने उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, मगर मेरा दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था कि मैं उसको अपनी कंपनी का मैनेजर बनाऊं। मैंने साफ इस बात से इनकार कर दिया और कहा, तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करना होगा वो मैं खुद कर लूँगी। वैसे भी मैं इस इंसान से छुटकारा पाना चाहती थी। इसको अपने और करीब करके मैं दोबारा से अपने लिए मुसीबत भरा समय बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी कि इसके साथ मेरी शादी हुई है, जो कि मेरे डैड की ख्वाहिश थी, लेकिन अगर ये मुझे खुद छोड़ दे तो डैड की ख्वाहिश मेरी तरफ से तो रद्द नहीं होती। फिलहाल वक्त गुजरता जा रहा था और वो दिन भी आ गया था जब शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बोली लगने जा रही थी। मैं अपनी कंपनी की टीम के साथ वहां पहुंची थी। मैंने अपना सारा बजट मिला लिया था और ठान लिया था कि इस कंपनी को मैं अपने हवाले करके ही रहूंगी और अपने डैड का सपना पूरा करूंगी। लेकिन इससे पहले कई बार मैं तन्मय को छोटी छोटी बातों पर जलील कर चुकी थी। मेरी सहेलियां अब अक्सर हमारे घर पर आती जाती रहती थी, जिनके साथ मिलकर मैं तन्मय की मजाक बनाया करती थी। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, उसके कपड़ों का, उसके घर का, और हर तरीके से लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ऑफिस में भी मैं उसे नहीं छोड़ती थी। स्टाफ के सामने जानबूझकर उसे डांट लगाती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर मैं अपनी टीम के साथ फंक्शन में पहुंच चुकी थी। एंकर ने घोषणा की कि महानगर की सबसे बड़ी डील, मल्टीनेशनल कंपनी का अधिकरण। मेरे साथ तन्मय भी था, जो मेरे बराबर वाली कुर्सी पर साधारण कपड़ों में बैठा हुआ था, जबकि मेरी दूसरी साइड पर मॉम थी। शुरुआती बोली 10 करोड़। हॉल में हलचल मच गई। किसी ने बोली लगाई 15 करोड़, तो दूसरे ने लगाई 20 करोड़। फिर मैंने बोली लगाई 25 करोड़। आवाजें तेज होती गईं। मैं उत्सुकता से सब कुछ देख रही थी। अभी मेरा इतना बजट था, मैं आगे और बोली लगा सकती थी। फिर मैंने 30 करोड़ की बोली लगाई और तन्मय से कहा कि देखा तुमने, यहाँ पैसे की ताकत बोलती है। ये वो दुनिया है जहाँ तुम कभी कदम भी नहीं रख सकते, और तुम यहाँ पर भी मेरी बदौलत बैठे हुए हो। तन्मय शांत बैठा रहा। उधर बोली 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा था, क्योंकि इससे आगे मेरा बजट नहीं था और मैं इस कंपनी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। फिर आवाज आई 100 करोड़। मुझे अपने डैड का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। मैंने तो अब इस बात का इरादा ही उठाकर रख दिया था कि अब मैं बोली लगाऊंगी। सबने सोचा कि यही अंतिम बोली होगी, लेकिन नहीं। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के पीछे से आवाज आई, 200 करोड़। मेरा चेहरा उदास हो गया। सबकी सांसें अटक गईं और सबको लगा कि इससे ऊपर बोली लगाने की किसी की हैसियत नहीं है। लेकिन अभी असली खिलाड़ी बाकी था। फिर अचानक एक तेज आवाज गूंजी, 500 करोड़। पूरा हॉल सुन रह गया। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ गईं। मीडिया के कैमरे जूम हो गए। मैंने चौंक कर देखा तो 500 करोड़ की बोली लगाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तन्मय था। वो साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ इंसान, जिसकी औकात पर मैं रोज उसे ताने कसती थी। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या तन्मय? खामोश रहो, मेरा इतना बजट नहीं है।
तुमसे किसने कहा है बोली लगाने को? तुम्हें पता भी है 500 करोड़ कितने होते हैं? तुम ये बोली कैसे लगा सकते हो? तन्मय कहने लगा, ये बोली मैंने लगाई है। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? वो मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कुराहट पर तो मॉम भी हैरान थी। मेरी तो आंखें ही फैल गई थी, जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। आसपास बैठे हुए सारे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये आदमी कौन है और इसने इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी। तन्मय ने आराम से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर धीमे शब्दों में कहा, जब पैसा आपके कदम चूमता हो तो 500 करोड़ क्या 1000 करोड़ की भी बोली लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं घबराकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कोई मजाक करने का टाइम है? नीलामी का माहौल और भी तनाव भरा हो गया। एंकर बार बार पुष्टि कर रहा था कि बोली सही है। बाकी बड़े घरानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि 500 करोड़ की बोली लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी कि कहीं इसकी वजह से मैं ना फंस जाऊं। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि जिसे मैं हर दिन नीचा दिखाती थी, वो अचानक करोड़ की बोली कैसे लगा सकता है। उसकी आंखों के सामने सवालों का तूफान उमड़ रहा था। मॉम का सर झुक गया था। वो जानती थी कि अब सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। तन्मय ने पानी का घूंट पिया और फिर उसने स्टेज पर जाकर बताया कि मैं इस कंपनी को 500 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। शायद आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मुझ जैसा साधारण सा इंसान इतनी बड़ी बोली कैसे लगा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं इस शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मेरे पिता का नाम आशुतोष खुराना है। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा बिजनेस विदेश तक फैला हुआ है। मेरे डैड को पूरा शहर जानता है और मैं आप सबके सामने एक घोषणा करता हूँ कि इस मल्टीनेशनल कंपनी को खरीदने के बाद मैं इस कंपनी को स्वर्गवासी श्री अभिनव अडानी जी की कंपनी को देता हूँ, क्योंकि ये उनका सपना था कि वो इस मल्टीनेशनल कंपनी को हासिल करें। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आशुतोष खुराना, वो तो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसका मतलब ये था कि तन्मय आशुतोष अंकल का बेटा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मॉम की तरफ देखा और मॉम से कहा, मॉम क्या ये सब कुछ सच है? मॉम ने कहा कि हाँ बेटा, ये सब कुछ सच है। और देखो, आज तुम्हारे डैड का सपना पूरा हो गया। तुमने सिर्फ कोशिश की, लेकिन तन्मय ने ये कर दिखाया। उसने इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे डैड के नाम पर खरीद ली। मैं तो हैरानी रह गई थी और फटी फटी नज़रों से ये सब कुछ देख रही थी। लोग हमें बधाइयाँ दे रहे थे, हमारी तस्वीरें ली जा रही थी। प्रोग्राम खत्म हुआ तो मेरा सामना तन्मय और उसके पिता से हुआ। मैं तन्मय का सामना करने से बहुत शर्मिंदा हो रही थी। एक ऐसा इंसान जिसे मैं बेहद नीचा समझती थी, आज उसने मेरे डैड का सपना पूरा कर दिया था। वो सपना जो उन्होंने कई सालों पहले देखा था। मैंने तन्मय से कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे जब आशुतोष अंकल भी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, अब समय आ गया, तुम्हें प्रिया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं हैरानी भरी नज़रों से उनको देख रही थी कि वो किस सच की बात कर रहे थे। तन्मय ने कहा कि पापा, इस लड़की से मैं किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि ये लड़की बदतमीज़ है, बदतमीज़ थी और हमेशा ही रहेगी। इसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर ये पत्थर दिल लड़की मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती। मैंने ये सब कुछ इसके लिए नहीं, बल्कि आपके दोस्त के सपने की खातिर किया है। और आप जानते हैं कि मैंने इसके साथ शादी भी आपके और आपके दोस्त की खुशी की खातिर की थी। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता था प्रिया, क्योंकि तुम मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं वही तन्मय हूँ। हम दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे। तुम मेरी दोस्त थी, मगर 10 साल की उम्र में पापा मुझे अमेरिका ले गए थे। वहीं पर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। पापा और मॉम तो यहाँ पर आ गए थे। पापा ने अपना बिजनेस जारी रखा, मगर तुम ये नहीं जानती थी कि जब तुम 12 साल की थी, तब तुम्हारे डैड कोई बहुत बड़े अमीर इंसान नहीं थे। वो एक मामूली से इंसान थे। उन्होंने हर तरह से अपने बिजनेस को कामयाब बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। फिर दोस्त होने की खातिर मेरे डैड ने उनकी मदद की और बिना सोचे समझे अपना आधा बिजनेस तुम्हारे पिता को दे दिया और अपना बिजनेस भी उनके सहारे छोड़कर कभी अमेरिका रहते तो कभी यहाँ पर रहते। दोनों दोस्तों की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। मैं एक बार अमेरिका जाने के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आया, क्योंकि मुझे पढ़ाई पूरी करके ही यहाँ लौटना था। तुम्हें याद है, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था, उस दिन तुम्हारे डैड मुझे तुमसे मिलवाने वाले थे। मैं अमेरिका से वापस आया था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, बचपन से ही। और जब मुझे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ
और मैं सबसे पहले यहाँ आते ही तुम्हें देखूंगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब मैंने तुम्हारी ही बर्थडे पार्टी में तुम्हें वेटर्स के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा, तब मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था। तुम्हारे डैड से मेरी बात हुई थी, वो बहुत ही शर्मिंदा हो रहे थे तुम्हारी बदतमीज़ी पर वो तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद भी हो रहे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी ज़रूर करूँगा। ऐसे नहीं, मैं उसका घमंड, अहंकार और उसका सारा गुस्सा चकनाचूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने में नामुमकिन रहा। तुम्हारे पिता शुरू से ही यही चाहते थे कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम बेहद बदतमीज़ हो, चिड़चिड़ी हो, ज़िद्दी हो। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा, तो मैं समझ गया कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। फिर अपने अंतिम समय में तुम्हारे पिता ने तुमसे झूठ बोला। वो जानते थे कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ शादी नहीं करोगी, और मैं अपनी असली पहचान तुम्हारे साथ छुपाना चाहता था। मैंने तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए एक गरीब बनकर वो सब कुछ किया जो एक इंसान को करना चाहिए, मगर तुम्हारे दिमाग में ये फितूर छाया हुआ था कि तुम जल्द से जल्द मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी करके तुम मेरी अहमियत नहीं समझ पा रही हो और मुझसे अलग होना ही चाहती हो, तो मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें खुद से अलग कर दूंगा। ना कि तुम्हारे पिता ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम मेरे साथ खुश रहो। तुम्हें गरीबों से नफरत थी ना? मैंने जानबूझकर तुम्हें गरीबी भरी जिंदगी में ले गया था। वो घर जिसमें मैंने तुम्हें रखा था, वो घर मेरा नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही रेंट पर ले लिया था, मगर तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने सब कुछ किया, तुम्हारी हर बेइज्जती बर्दाश्त की। हालांकि मैं भी तुम्हारी तरह एक अमीर पिता का बेटा हूँ, लेकिन बिगड़ा हुआ या बदतमीज़ या घमंडी नहीं हूँ। मैंने अंकल का सपना पूरा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तन्मय की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही तन्मय है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जिसको मैं अभी तक देखती आई थी, जो खामोशी से मेरी सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन आज वो मेरे सामने मेरे स्टैंडर्ड का बनकर खड़ा हुआ था, और आज उसकी वजह से मेरी बोलती बंद हो गई थी। आशुतोष अंकल ने कहा कि तन्मय, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा मत करो। बहू अब हमारे साथ हमारे घर चलेगी। मैंने कहा, नहीं पापा, ये अपने घर जाएगी और मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं और नहीं रह सकता। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और यहाँ रहकर भी शायद करता रहूँगा, मगर अब मुझे इसके साय से भी नफरत हो गई है। मुझे एहसास होता है कि अगर मैं सच में गरीब इंसान होता और इससे मोहब्बत करता होता, तो ये मेरी हर कुर्बानी को नज़रअंदाज करके मुझसे नफरत ही करती रहती। नहीं पापा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं कल ही अमेरिका वापस जा रहा हूँ। और तुम? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम जा सकती हो अपने पिता के महल में। वो सब कुछ एक दिखावा था। हालांकि जब मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी, मेरे पापा ने कहा था कि मैं उनकी बहू को घर ले जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, तुम्हें रियलाइज़ करवाना चाहता था कि गरीबों की ज़िंदगी कैसी होती है, मगर तुम जैसी औरत किसी की नहीं हो सकती। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया था और मैं पत्थर की बनी खड़ी रह गई थी। हालांकि अब मैं वापस अपनी मॉम के साथ आ गई थी, लेकिन ना जाने क्यों घर आने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तन्मय छोड़ चुका था। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मेरे डैड का भी सपना पूरा हो गया था, न मुझे इस चीज़ की खुशी थी। सारी रात मैं कमरे में इधर से उधर टहलती रही थी और बार बार तन्मय के बारे में सोचती रही। पहली बार शायद जिंदगी में किसी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी, वरना आज तक मैं ही लोगों को जलील करती आई थी और उनको उनकी हकीकत दिखाती आई थी। लेकिन पहली बार किसी ने मुझे मेरी हकीकत दिखाई थी। वो सही तो कह रहा था। मैं सच में इंसान नहीं हूँ। मेरा दिल पत्थर का है, जो कि कभी नरम नहीं पड़ सकता। उसने एक अमीर बाप का बेटा होते हुए भी मेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया। खाना बनाया, मेरी खुशी की खातिर उस छोटे से घर में मेरे साथ साथ खुद भी रहा, और मेरे डैड की कंपनी में नौकर बनकर नौकरी करता रहा, मेरी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहा। और तो और मैं समझती थी कि मेरे पिता इतने अमीर जो हैं, वो अपने बलबूते पर हैं, मगर वो भी उसके पिता का एहसान था। मैंने अपना सर पकड़ लिया था और शायद जिंदगी में पहली बार मैं अफसोस के साथ रोई थी। सारी रात मैं रोती रही थी। मुझे तन्मय की याद आ रही थी और मुझे लग रहा था कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल हाथ में लिया और आशुतोष अंकल को फ़ोन करके कहा कि अंकल, प्लीज़ मुझ पर मेहरबानी कीजिए। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती
कि तन्मय मुझे छोड़कर चला जाए। आप उससे कहिए ना कि वो रुक जाए, वो मुझे छोड़कर ना जाए। अंकल ने एक गहरी सांस भरी और कहने लगे कि बेटा, सारी रात मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज सुबह 10 बजे उसकी फ्लाइट है। वो एयरपोर्ट पर जाने के लिए थोड़ी देर में निकलने ही वाला है। मैं तो काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो तुम हो। जाओ और अपने पति को रोक लो। फ़ोन रखने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तन्मय को जाने नहीं दूंगी। वो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरे बचपन का दोस्त। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी। तो फिर उसके साथ मैं पूरे 4 महीने उस छोटे से घर में रही थी। फिर भी उसे पहचान क्यों नहीं सकी? मुझे रह रहकर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था और आज तक मैंने लोगों के साथ जितना भी गलत किया था, उस सब पर शर्मिंदगी हो रही थी। आज एहसास हो रहा था कि मैं कितनी घटिया इंसान हूँ। मैं जल्दी से उठी। मैंने मॉम से कहा कि मॉम, मैं तन्मय के बिना नहीं रह सकती। मैं उसे रोकने के लिए जा रही हूँ। मॉम ने कहा कि आज मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है और जिम्मेदार हो गई है। जाओ बेटा, उस जैसे हीरे को अपनी जिंदगी से मत जाने दो। मैं फौरन घर से निकली और ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गई थी। 9:15 हो रहे थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी बहुत तेजी से चलाओ, लेकिन हमें ट्रैफिक मिला। टाइम निकलता जा रहा था और तन्मय भी 9 बजे ही एयरपोर्ट पर जाकर बैठ गया था। मैं बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। ट्रैफिक था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरी और ट्रैफिक को पैदल ही क्रॉस किया। हालांकि अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं इतना पैदल चल रही थी। फिर आगे चलकर जब ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ तो मैंने एक टैक्सी की। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं कभी टैक्सी में नहीं बैठी थी। मैंने टैक्सी वाले भैया से कहा कि जल्दी से मुझे एयरपोर्ट ले चलो। वो मुझे जैसे तैसे एयरपोर्ट तक लेकर पहुंचा, मगर मेरी उम्मीद यहाँ दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि ट्रैफिक के चक्कर में और पैदल चलने के चक्कर में और टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचने तक 10 बज चुके थे। मैं जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर भागती हुई पहुंची, मैंने चारों तरफ तन्मय को देखा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसकी फ़्लाइट के बारे में पूछा तो पता चला कि फ़्लाइट तो जस्ट अभी उड़ी है। और ये सुनकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार गहरी चोट लगी थी और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मुझसे दूर हो गया। अभी मैं बेंच पर बैठी अपना मुंह छुपाकर रो रही थी जब मुझे अपनी कमर पर पीछे से किसी का हाथ रखने का एहसास हुआ। मैंने जब पलटकर देखा तो मेरी खुशी की हद न रही, क्योंकि पीछे तन्मय खड़ा हुआ था और मैं फौरन एक ही झटके से उसके गले से लिपट गई। मैंने कहा, तुम नहीं गए? वो मुस्कुरा रहा था और कहने लगा कि हाँ, मैं नहीं गया, क्योंकि पापा ने मुझे बता दिया था कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो रही हो। मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं खुद को पूरी तरह से बदल दूंगी। मैं एक अच्छी इंसान बनकर दिखाऊंगी, मगर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता है, मैं ज़िंदगी में पहली बार पैदल चलकर आई हूँ। तुम्हारी वजह से मैं टैक्सी में भी बैठी हूँ, मगर जब मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुम जा चुके हो तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसने कहा कि मैं जानता हूँ। उसने मेरी आंखों से मेरे आंसू साफ किया और कहने लगा कि मुझे ऐसी ही प्रिया की ज़रूरत थी, वो नहीं जिसके साथ मेरी शादी हुई थी और फिर यहाँ से हम दोनों की नींव रख दी गई थी। उसने मेरे साथ दोबारा से खूब धूमधाम से शादी की और हमने डैड की नई कंपनी की भी ओपनिंग की, जिसमें मेरे साथ मॉम, आशुतोष अंकल और तन्मय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे और ज़िंदगी में पहली बार मुझे असली खुशी का एहसास हो रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।